वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम एक नया पार्ट लेकर आए हैं जिसके बारे में जानेंगे। आज हम एक नया सब्जेक्ट अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे क्या होता है। ठीक, देखिए, अर्थशास्त्र की हम परिभाषा की बात करें तो अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक, यहाँ पे एक शब्द आया है मानव की आर्थिक गतिविधियां विधियों का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक, देखिए, ये हमारा इसका परिभाषा 60 में हो गया। लेकिन एक शब्द है आर्थिक गतिविधियां, इसको हम क्या समझते हैं? तो इसको हम एक एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं, एग्जाम्पल, और इसका भी एक थ्योरी के रूप में समझते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिसमें उसके लाभ और हानि के तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स एक व्यक्ति है और ये महीने का 10,000 रुपये कमा रहे हैं। ठीक, अब 10,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अक्टूबर महीने में इन्होंने 12,000 रुपये खर्च कर दिए और नवंबर में इन्होंने 6,000 रुपये खर्च किए। ठीक, अगर हम तुलना करें तो इनकी 2 महीने की सैलरी की हम बात करें तो 10 + 10 यानी कि ये 20,000 रुपये इन्होंने कमाया 2 महीने में। और 2 महीने में खर्च की हम बात करें तो इन्होंने 2 महीने में खर्च कितना किया? 18,000 रुपये। ठीक, तो कह सकते हैं कि ये 2,000 रुपये बचत कर चुके हैं इन 2 महीने में। यही व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियां कहलाएंगी जिसमें लाभ और हानि के तत्व विद्यमान हैं। ठीक, क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं। अर्थशास्त्र की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास स्कॉटलैंड के दार्शनिक व अर्थशास्त्री जिनका नाम था एडम स्मिथ इन्होंने ही किया। जब इनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन 1776 में हुआ। ठीक, द वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन 1776 में हुआ और इसके प्रकाशक जो हैं वो हैं एडम स्मिथ, या एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन का प्रकाशन 1976 में हुआ। और इसी पुस्तक से ही अर्थशास्त्र का उद्गम और विकास माना जाता है। क्लियर? चलिए, और इन्हीं को ही फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है या अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। चलिए
यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र, इसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, और दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और एक है सेवा क्षेत्र। इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक, क्लियर। अब हम बात करें कि 3 प्रकार के जो क्षेत्र हैं जो किसी अर्थव्यवस्था में बांटे गए हैं, या किसी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? ठीक, तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें हम प्राकृतिक रूप से कच्चे यानी कि रॉ मटेरियल का उपयोग करते हैं। ठीक, वो हमारा क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक, या कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा उत्खनन। ठीक, लौ अयस्क, सॉरी, उत्खनन, कृषि कार्य। ठीक, पशुपालन। ठीक, ये सब हमारे क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। मछली पालन। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे प्राथमिक क्षेत्र। क्लियर। हमें एग्जाम की दृष्टि से देखना क्या है कि इसके उदाहरण ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र नहीं है या है। नहीं है तो एक देगा, अगर 4 ऑप्शन में से एक शब्द जो कि प्राथमिक क्षेत्र का होगा, और नहीं होगा में 3 प्राथमिक क्षेत्र का दे देगा और एक दूसरे क्षेत्र का दे देगा। अब उसमें से हमें छांटना है कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का है, कौन सा नहीं है। क्लियर। तो हमें यही देखना है, उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन, जिसको हम क्या कह सकते हैं? कच्चे तौर पर जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसको हम उत्पादित करते हैं, वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक, चलिए वही हम द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें तो द्वितीय क्षेत्र जो हमारा होगा अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें हम प्राथमिक क्षेत्र को हम संसाधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। ठीक, इसमें विनिर्माण का कार्य किया जाता है, इस कारण इसे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, इसका क्या है एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है लौह अयस्क। लौह अयस्क। ठीक, विनिर्माण,
बिस्किट, है ना, ये सब हमारा क्या हो गया, वस्त्र उद्योग। ठीक, ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया, ये द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। इसे हम विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? द्वितीय क्षेत्र ये सब हमारा कहलाते हैं। चलिए अब हम आते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब होता है कि नौकरी, पेशा, व्यापार। ठीक, यानी कि इसके द्वारा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के माध्यम से हम तृतीय क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, जैसे हो गया बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, ठीक, चिकित्सा, पर्यटन। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए सेवा क्षेत्र। क्लियर? कह सकते हैं जिससे हमें सैलरी मिलती हो। सैलरी तो हालांकि द्वितीय क्षेत्र में भी मिलेगा, तृतीय क्षेत्र में मिलेगा, लेकिन ये पार्टिकुलर एक नियमित रूप से मिलेगा। ठीक, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र हो गया। ठीक, अब हम जानते हैं हमारे अर्थव्यवस्था में दो शब्द दिए गए हैं जिसको हम बोलते हैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। ठीक, ये जो हमारा होता है ग्रोथ और इको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक, देखिए ये क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो श्रम, शक्ति, पूंजी, व्यापार की लगाने की क्षमता रखता है। ठीक, वह जिससे किसी भी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय, किसी देश की जीडीपी, जीएनपी और राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो, है ना। लिख देते हैं इसको, जीडीपी, जीएनपी पर कैपिटल इनकम, है ना। यानी कि जीडीपी, जीएनपी प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि से है, और इसमें श्रम शक्ति, पूंजी, श्रम शक्ति, पूंजी, व्यापार लगाने की क्षमता हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं
कि मान लीजिए मिस्टर एक्स जो हैं एक व्यक्ति हैं, इनके पास इतना पैसा है कि कोई भी कंपनी कभी भी खड़ा कर सकते हैं। ठीक, इनके पास श्रम भी है, शक्ति भी है, पूंजी भी है और व्यापार भी है। तो इनको हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति हैं। क्लियर? इनके वजह से देश की जीडीपी भी बढ़ रही है, जीएनपी भी बढ़ रही है और पर कैपिटल इनकम भी बढ़ रही है। कारण कि इनके पास इतना सोर्स है, श्रम, शक्ति, पूंजी और व्यापार है कि ये कभी भी कोई भी एक कंपनी खड़ा कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे लोग आर्थिक समृद्ध व्यक्ति कहलाएंगे। चलिए, ये क्लियर हो गया। अगर हम वही बात करें आर्थिक डेवलपमेंट की, तो ध्यान दीजिएगा, आर्थिक डेवलपमेंट में साधारण रूप से ये समझ लीजिए, श्रम शक्ति, पूंजी, व्यापार के साथ सांस्कृतिक और सामाजिकता हो, वो व्यक्ति आर्थिक विकसित कहलाएगा। ठीक, यानी कि उसके पास श्रम भी है, शक्ति भी है, पूंजी भी है, व्यापार भी है, प्लस पॉइंट उसमें है कि सांस्कृतिक और सामाजिक ज्ञान भी है। वह व्यक्ति आर्थिक विकसित कहलाएगा जिसके पास श्रम, शक्ति, पूंजी, व्यापार है लेकिन सामाजिकता और सांस्कृतिकता नाम का कोई चीज नहीं है। वह व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति कहलाएगा। जैसे इसको भी हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, है ना। इनके पास बहुत पैसा है कि ये कभी भी कोई कंपनी खड़ा कर सकते हैं, श्रम लगा सकते हैं, शक्ति लगा सकते हैं, पूंजी, व्यापार लगा करके कोई कंपनी खड़ा करके देश की जीडीपी, जीएनपी और पर कैपिटल इनकम में बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन इनके पास सांस्कृतिकता और सामाजिकता नाम का कोई चीज़ नहीं है, या कह सकते हैं कि दया भाव नहीं है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो कुछ मदद कर सके, या समाज से इनका लेना देना नहीं होता है। ये अपने अलग ही अंदाज में जीते हैं। कह सकते हैं कि इनका थोड़ा सा मूड जो होता है घमंडी मिजाज का भी होता है। लोगों को गरीब और जैसे गरीब बिना पैसे वालों को कुछ समझते ही नहीं है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, है ना। तो ये ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? आर्थिक समृद्ध व्यक्ति कहलाते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर वाई हैं। मान लीजिए कुछ समय के लिए कि इनके पास पैसा नहीं है लेकिन ये कोई अपना व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, इनका समाज में बहुत नाम है, ईमानदार है। अगर मान लीजिए किसी से कहते हैं कि हमें भाई 100 रुपया दीजिए, हम अपना व्यापार करना चाहते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिनों में हम लौटा देंगे या वापस कर देंगे, तो इनको 10 लोग जानते हैं, इनकी समाज में इज्जत है। पैसा नहीं है लेकिन सामाजिकता है, सांस्कृतिकता है, समाज में इनकी इज्जत है। इनके व्यवहार को देखते हुए बहुत से लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि ठीक है लीजिए 100 रुपया। अब मान लीजिए इन्होंने 100 रुपया लेकर क्या किया, एक चाय की दुकान खोल ली। चाय की दुकान खोलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, इसलिए हम उदाहरण छोटा दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब ये चाय की दुकान खोल लिए, अब उससे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कुछ दिनों में जिससे लिए हैं 100 रुपया, उसका 100 रुपये भी दे दिए और अपना व्यापार भी स्टार्ट कर लिए। उसी 100 रुपये से क्या किए, बहुत आगे चले गए। अब कितना आगे चले गए, अब हमारे देश में तो समझ सकते हैं आप। ठीक, तो इनको 100 रुपये देने वालों का
संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत से लोग दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ये ईमानदार हैं, इनके अंदर सामाजिकता है, सांस्कृतिकता है, ठीक, इस आधार पर दे सकते हैं। अब वही मान लीजिए जो आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति है, इसके पास बहुत पैसा है, मान लीजिए इसके पिताजी इतना पैसा कमाकर चले गए हैं कि ये कई पुश्तों तक खा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो व्यक्ति नकारा निकल गया, तो वो संपत्ति किस काम का, उसको कभी भी कितना भी कर ले उसको आगे नहीं बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि वो नकारा निकल गया है, वो बेच किन करके अपना सफा सट कर जाएगा, है ना। अब फिर उसके बाद उसको समाज में 1 रुपया भी नहीं मिल सकता है समाज से। कारण क्या है कि ना तो उसके पिताजी ने कोई ऐसा व्यवहार किया है, किसी गरीब या किसी ज़रूरतमंद को सहायता के रूप में कभी दिया है, और ना ही ये दिया है। तो जाहिर सी बात है कि आप हमें हमारे ज़रूरत पर नहीं देंगे तो हम आपकी ज़रूरत पर क्यों दें, यही बात लागू यहाँ होती है, ठीक। अगर हम तुलना करें तो आर्थिक विकसित व्यक्ति आर्थिक समृद्धि कर सकता है, ये क्लियर है। लेकिन आर्थिक समृद्ध व्यक्ति आर्थिक विकास करे, ये गारंटी नहीं है, ठीक। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, अब हम जानते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के बारे का मतलब है कि हमने बताया कि आर्थिक समृद्धि से है, जो कि आर्थिक समृद्धि से है, जो कि देश की जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में मदद करता है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का फार्मूला जो होता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल आय बटा के देश की कुल जनसंख्या, यानी कि देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि देश की कुल आय 1000 है और देश की जनसंख्या हमारा कितना है, 100 है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए है। तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, अर्थात हम कहेंगे कि हमारे देश के प्रति व्यक्ति इनकम 10 रुपये है। आई होप ये हमारा इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, जो कि हम इकोनॉमिक्स की परिभाषा और क्षेत्र और विकास के बारे में जाने हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास हमारी आपको समझ में आई होगी। और समझ में आती है तो हमारे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और ये प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।